Hello everyone, welcome to Chem Experts. This is Unit 5 States of Matter and Part 2. मैं Part 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं Part 2, जिसका पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. यानी गैसेस क्या हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे उनमें फोर्सेस रहते हैं, उनकी जो भी उनकी थ्योरी है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आज के टाइम में, ठीक है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ये क्या बताते हैं, इसके अजम्पशंस क्या हैं. मेन अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी आर गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. गैस में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. गैस में ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. दूसरा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. कि टोटल वॉल्यूम यदि हम गैस की देखें और उसके अंदर यदि हम सिर्फ गैस की वॉल्यूम देखें तो वो गैस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है टोटल के कंपैरिजन में, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. ये बात आपको पता है ना. उसके बाद है देयर इज़ कंटिन्यूस रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. क्या रहता है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कंटिन्यूस लगातार एक रैपिड रैंडम मोशन होता है. रैपिड यानी जल्दी जल्दी तेज़ी से, और रैंडम मोशन, रैंडम मतलब किधर किधर ऐसे 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 घूमते रहते हैं गैस के पार्टिकल्स. या आपने देखा भी होगा शायद, या फिर नहीं भी देखा तो भी मान लो कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे रैंडम मोशन किधर किधर जाते रहते हैं. एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और कोलाइड करते रहते हैं कंटेनर की वॉल्स के साथ में. तो मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज़. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज़ होती है. एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन्स. और जब कोलिजन होता है ना, तब कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है. क्या बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है. इलास्टिक नॉन इलास्टिक का फिजिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. और नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कोई भी लॉस नहीं होता है कोलिजन के ड्यूरिंग. फिफ्थ पॉइंट है देयर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स. कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है. यानी गैसेस के केस में क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है. सिक्स्थ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ड्यू टू बोम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कि जो गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आपको पता है प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है गैसेस का. उसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू बोम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ कंटेनर. कि जो भी कंटेनर है उसकी जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं बाहर की, वहाँ पे भी तो गैसेस कोलाइड कर रही है ना. वहाँ पे कोलाइड करेंगी यदि गैस, तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा. और वही प्रेशर, इसका रीज़न क्या है बता दिया. नेक्स्ट है द डिफरेंट मोलिक्यूल्स पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड हेंस डिफरेंट एनर्जीज़. कि डिफरेंट मोलिक्यूल्स जो होते हैं, अलग अलग मोलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है, और अलग अलग वेलोसिटी होती है तो अलग अलग एनर्जी होएगी, ठीक है. हर मॉलिक्यूल की अलग वेलोसिटी होती है और अलग एनर्जी होती है. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्या बताया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, एवरेज यानी सभी की एवरेज लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की. और ये निकालते कैसे, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, ठीक है, 3/2 RT. वहीं यदि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 KT, ठीक है. के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और ये लेते हैं गैस पर मोलिक्यूल, गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल, ठीक है. के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है. और इसको लेते हैं पर मोलिक्यूल जब एक मोलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है. और आर लेते हैं जब हम एक मोल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है.
मोल और मोलिक्यूल में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने चैप्टर 1 नहीं किया है तो पहले जाके वो देख लीजिए वीडियो, है ना, तो सब समझ में आ जाएगा। आगे ये बता रहा है कि क्या होता है R/N। इस फॉर्मूला को रिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा R/N, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻34 जूल केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल 1.38 इंटू 10⁻⁻38 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू वैसे तो है ना कई जगह क्या होता है गिवन मिलती है ना। कभी कभी क्या होता है शायद ना भी गिवन मिले, तो इसलिए ये कुछ वैल्यूज़ याद कर लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, इतनी वैल्यू तो याद रख ही सकते हैं। फिर है फ्रॉम द अबव पोस्टुलेट्स द काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव्ड इज। ऊपर के जो पोस्टुलेट्स हैं उनसे जो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला आता है PV इज इक्वल्स टू 1/3 MNU। PV P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, 1/3 कॉन्स्टेंट है, MN क्या है, U क्या है देखते हैं। U है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। U क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको कहीं कहीं पे ये RMS वेलोसिटी भी लिखा मिलेगा, तो वो RMS वेलोसिटी ये भी फिजिक्स में पूरा डिटेल में मिलेगा, बाकी आप समझ भी गए होंगे। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, ये निकालते हैं √3 RT/m। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। M और N भी कांस्टेंट है। आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, कि जो गैस मोलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, किससे होती है, वो देखते हैं। तो ये बोल रहा है द डिफरेंट वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय गैस मोलिक्यूल्स आर, कि जो गैस मोलिक्यूल्स हैं कई अलग अलग तरह की वेलोसिटीज पोजेस करते हैं, वो क्या होते हैं हम यहाँ पे भी चलो उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MP वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको A से, या फिर आपको अलग अलग बुक में किसी और कांस्टेंट से किया होगा तो है ना, इनका एज सच कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो A से कर रहे हैं इसको यहाँ पर डिनोट, और ये होता है क्या मोस्ट प्रोबेबल। नाम से भी समझ रहे हैं आप, मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये होगी कि वो वेलोसिटी जो सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स की हो, वो क्या होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और इसको निकालते हैं √2 RT/m। √2 कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, M इज़ द मोलिकुलर मास, है ना। ऐसे ही दूसरे होते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज हम अपनी जूनियर क्लासेस में 9th-10th में मैथ्स में निकालते आए हैं। ये क्या होगी, दिस इज़ द एवरेज ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज़ ऑफ द मोलिक्यूल्स, कि जो भी मोलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं उनकी एवरेज जब हम निकालते हैं वो होती है एवरेज वेलोसिटी। और इसको कैलकुलेट करते हैं V इज इक्वल्स टू √8 RT/m सॉरी √8 RT/m ऐसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं URMS से या VRMS से भी हम कर सकते हैं। RMS का मतलब क्या है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से सुनना, मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द मोलिक्यूल्स। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़, यानी जो भी अलग अलग वेलोसिटी है पहले उनका स्क्वायर करें, फिर मीन लें, फिर रूट लें, तो क्या होगी RMS वेलोसिटी आ जाएगी। और इन तीनों के ही कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने अपने होते हैं। कहीं कहीं कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, कभी कभी कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम तीनों को ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इनके बीच में जब ये रिलेशन निकालेंगे ना तो ये कुछ इसके जैसा आएगा। E या फिर अल्फ़ा और V और U में रेशियो आएगा 1:1.128 रेशियो 1.224 किसी गिवन टेम्परेचर पर यदि हमने निकाला है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बाद में ध्यान से देख सकते हो। इसने ना कंपेयर किया हुआ है तीनों,
ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आए, कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर क्या होता था मैंने पहले बता दिया था। आइडियल गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो आइडियल बिहेवियर होता है, लेकिन कोई भी रियल गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल बिहेवियर शो करती हो, है ना। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द गैसेस डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कि जो गैसेस हैं वो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, डेविएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। जो डेविएशन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से, और इसको निकालते हैं जेड इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, पी वी अपॉन एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लिया था ना हमने, अब उनका रेशियो लेते हैं तो होता है जेड। आइडियल गैस होगी तो पी वी एन आर टी के इक्वल होगा, फॉलो करेगा इस इक्वेशन को, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बराबर वैल्यू हो जाएंगे। रियल गैसेज के केस में पी वी एन आर टी के इक्वल नहीं होता, इसलिए जेड 1 के इक्वल नहीं होता। अब दूसरा बोल रहा है डेविएशन दो तरह के शो कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। तो जेड की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है यानी 1 से कम आती है तो वो शो करेगी नेगेटिव डेविएशन, और 1 से ज़्यादा आती है तो वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, और 1 आ रही है तो वो आइडियल गैस बिहेवियर है ना। तो ये हमको पता चल गया, बिल्कुल सिंपल सा है। ये चैप्टर है ना वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन बेसिक चैप्टर ऐसे छोड़ तो सकते नहीं। ऐसे मान लो यदि एक भी क्वेश्चन आया तो हम छोड़ थोड़ी सकते हैं पढ़ना, है ना। नेक्स्ट है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेविएशन आर। वो फैक्टर्स जो डेविएशन को अफेक्ट करते हैं, क्या सबसे पहला नेचर ऑफ गैस। ठीक है, रियल गैसेस कैसे डेविएट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली वो डेविएट होती हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ गैस। इन जनरल द मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल एंड हाईली सोल्यूबल गैसेस शो लार्जर डेविएशन। जनरली क्या होता है, जो मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल गैस होती है और जो हाईली सोल्यूबल गैस होती है वो ज़्यादा डेविएशन शो करती है। मतलब जो इजीली लिक्विफाई हुई वो डेविएशन शो करेगी, और हाईली सोल्यूबल वाली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर द डेविएशन इज मोर एट हाई प्रेशर CO and show negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure। हाई प्रेशर पे क्या होता है, डेविएशन मोर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले भी बताया मैंने, ज़्यादा प्रेशर पर ज़्यादा डेविएशन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और हाई प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तीसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैंने बताया लो टेम्परेचर पर ज़्यादा डेविएशन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं हमेशा। तो लो टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है काज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्यों डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से, क्या रीजन है उनके पीछे। तो बता रहे हैं it is due to two faculty assumptions of kinetic theory of gases। बता रहे हैं दो फॉल्टी assumption है, जो assumption हमने kinetic theory में लिए थे उनमें से दो फॉल्टी assumption है, यानी दो assumption हमने उसमें गलत ले लिए। ठीक है, जो क्या है, particularly not valid at high pressure and low temperature। particularly वो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कि हमने जो वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानी थी ना, एक क्या माना था कि जो वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल मानी थी, ना के समान है ना, गैसेस की टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, मतलब उसको हमने 0 ही मान लिया, जबकि वो 0 नहीं है। हाँ बहुत कम है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक फॉल्टी असम्पशन है।
दूसरा क्या था, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स, कि जो भी गैसियस मोलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कोई नहीं है। ये भी क्या है, फॉल्टी एजम्पशन है, गलत एजम्पशन है, बल्कि रियल गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, है ना। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर सेकेंड में, ठीक है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये मान लो कि ये 2 पॉइंट क्या है, फॉल्टी है, गलत है। उसके बाद आती है वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। वंडरवॉल इक्वेशन पहले वाली सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही थी, रियल गैसेस पे, लेकिन अब हम उसको करेक्ट करें और क्या करें कि वो अप्लाई हो किस पे, रियल गैसेस पे। तो आफ्टर वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम और प्रेशर का जो भी गड़बड़ थी वो करेक्शन करके वंडरवॉल्स ऑब्टेन्ड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। n मोल ऑफ गैस के लिए वंडरवॉल इक्वेशन क्या आएगी, P में क्या ऐड कर देंगे, P प्लस एन ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन पी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये n मोल ऑफ गैस के लिए। यदि हम 1 मोल की बात करेंगे तो n की जगह 1 रख देंगे और यह जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। इनमें क्या कम डिफरेंस है, बस n की वैल्यू 1 रखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू आ जाती है। अब P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। इतना तो हम रियल गैसेस में भी पढ़ चुके हैं। अब ये नए क्या है यहाँ पे, A और B। तो A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स, जो गैस मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो पहला वाला दूसरा वाला गलत अजम्पशन था अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला, उसको करेक्ट किया हमने कांस्टेंट A से। और B क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, ठीक है। और ये इक्वल होता है 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। इसके क्वेश्चन ना जनरली आएंगे तो सिंपल आएंगे, ए बी वी सब की वैल्यू दी मिलेगी, कोई एक की वैल्यू नहीं दी होगी और आप ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, मतलब ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गैसेस के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उनमें फोर्सेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। एंड ग्रेटर इज़ द ईज विद विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, और जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी ना उतनी ही ज़्यादा ईजीली गैस लिक्विफाई हो सकेगी। तो कोई गैस कितनी ज़्यादा लिक्विफाई हो सकती है वो भी हम यहाँ से इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। फिर है यूनिट्स फॉर वंडरवॉल कांस्टेंट, तो यूनिट्स क्या होंगी, प्रेशर करेक्शन के बाद प्रेशर की हो जाएंगी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और वॉल्यूम की एन बी के इक्वल हो जाएगी ए और बी की। तो ए की यहाँ से इस फॉर्मूला से निकालेंगे, पी की एटमॉस्फेयर की इक्वल होती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे आएगी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल। वंडरवॉल कांस्टेंट ही है ये ए और बी, ठीक है। बी की आएगी वी इक्वल्स टू एन बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी वी बाय एन, बी की लीटर, एन की मोल, तो हो जाएगी लीटर पर मोल। यूनिट्स आपको है ना रटने की ज़रूरत नहीं है, निकालनी आनी चाहिए सारी, ठीक है। जो 7 या 8-10 जितनी भी स्टैंडर्ड है वो सब याद रख लो, उसके बाद आपको सभी की यूनिट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हैं, उनके फॉर्मूला में जहाँ हम उनकी वैल्यू रखते हैं वहाँ उनकी यूनिट रख दो, जो कट रहा है काट दो, ऐड हो रहा है ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सब सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे यूनिट्स आ जाती है, ठीक है। यदि फिर भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशल सिर्फ यूनिट्स निकालने के लिए, ठीक है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन की, वंडरवॉल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है, देयर इज स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू अप्लाई द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही अप्लाई होती है। ये इक्वेशन क्या है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही अप्लाई होती है। इट डेविएट्स एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पर और बहुत कम टेम्परेचर पर ये क्या करती है, डेविएशन शो करती है। तो लिमिटेशन एक ही है इसकी। आगे फिर ये बता रहा है लिक्विफेक्शन
ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल पॉइंट, एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पर। तो क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा आसान सा चैप्टर है, एक दो फॉर्मूला बनते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो छोड़ेंगे लेकिन फिर भी नहीं हम, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, इसलिए छोड़ के कुछ भी नहीं चाहेंगे। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि उनके पास थोड़ा कम टाइम है तो वो ये यूनिट छोड़ सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कोई भी यूनिट छोड़ने की। यदि आपके पास 1 साल 2 साल है तैयारी करने के लिए तो आप सभी यूनिट्स करके जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफेक्शन। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विफेक्शन बोलेंगे। Liquefaction of a gas takes place when the intermolecular forces of attraction becomes so high that exist in the liquid. Liquefaction of a gas takes place when the intermolecular force of attraction क्या हो जाएंगे, so high, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास आके रहने लग जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो वो फोर्सेस जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, गैस कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं हम, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी थी, जो आइडियल लो से डेविएट हो रही थी, वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बता रहे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये वो टेम्परेचर बताता है जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सके, ठीक है। इसने बताया डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम वो हर गैस के लिए अलग अलग होगा। तो किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, कि मिनिमम इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, वो होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सम गैसेस यहाँ पे दिया हुआ है, हीलियम का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, इन सब का दिया हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, टी सी इक्वल्स टू 8a/27 RB, 8a/27 RB। आप कुछ हेल्प बुक्स देखोगे तो आपको वहाँ इसका डेरिवेशन भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं है, इसलिए डेरिवेशन इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर सकते हो, है ना, वैसे कर लें तो ही सही रहे, क्योंकि हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स आ जाएं। बाकी प्रीवियस ईयर्स में आज तक तो मेरे आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर भी वही जो क्रिटिकल टेम्परेचर था, कि मिनिमम जितना प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए वो होगा उसका क्रिटिकल प्रेशर। क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर, और ये निकालेंगे PC इज इक्वल्स टू A/27B²। ए और बी क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट है, जो हमने पीछे देखे थे। ये आ सकता है क्वेश्चन, ए और बी की वैल्यू गिवन और आपसे क्रिटिकल प्रेशर पूछे तो आप ये फॉर्मूले याद करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, ध्यान रखना है यहाँ 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। की क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन ऊपर वालों से थोड़ी सी अलग है, लेकिन याद करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं VC से, VC इज इक्वल्स टू 3B, ठीक है। 3B यहाँ पे वॉल्यूम में A का कोई रोल नहीं होता, A किसके लिए होता है मैंने आपको बताया था पीछे। नेक्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे TB से, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किया था क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से, बॉयल्स टेम्परेचर को TB से। दोनों में डिफरेंस क्या है साथ साथ देख लेना, कभी ऐसा हो कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस एग्जिबिट
आइडियल बिहेवियर फॉर कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर की रेंज में जो रियल गैसेज हैं वो बिहेव करने लग जाए आइडियल गैसेज की तरह, वो टेम्परेचर क्या होगा? बॉयल्स टेम्परेचर। रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से और इक्वल होएगा टीबी इक्वल्स टू ए अपॉन बी आर। ए अपॉन बी आर इस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल्स टेम्परेचर होगा और उसमें रियल गैसेज जो है वो आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करेंगी। अब गैसेस का टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड। इस चैप्टर में हमें गैस और लिक्विड ही पढ़ने थे। सॉलिड हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका पूरा एक चैप्टर है। सॉलिड और लिक्विड्स का एक चैप्टर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, बेसिक्स तो पढ़ना ज़रूरी ही है ना। आगे कहीं और अप्लाई करेंगे क्योंकि हम इन चैप्टर्स के बेसिक्स को। तो लिक्विड्स स्टार्ट करते हैं। लिक्विड्स वैसे तो हमें पता भी है। If a substance is having melting point below room temperature and boiling point above room temperature, the substance is known as liquid. लिक्विड क्या होता है हमें वैसे तो समझ में आएगा लिक्विड, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी? उसका मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से नीचे हो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लिक्विड बोलेंगे। In liquid state, matter has definite shape and molecular motion is in between solids and gases. Liquids की definite shape होती है, लेकिन एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डेफिनेट शेप नहीं होती है, करेक्ट कर लेना। डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप वो उसी कंटेनर का ले लेते हैं जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं। जैसे एक बार हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसी शेप हो जाएगी, तो जिस भी उसमें डाल लेंगे उसकी शेप उसके जैसी हो जाएगी। इसके आगे फिर हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहला है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होगा? आप थोड़ा इसको नाम से भी, इसके नाम से रिलेट कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर कर रहे हैं। अबाउट द लिक्विड सरफेस, कहाँ पे कर रहे हैं? लिक्विड्स के सरफेस पे कर रहे हैं। When these are in equilibrium with the liquid, की वेपर जब लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे हैं तो जो सरफेस पे जो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो होता है वेपर प्रेशर, इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कैसा है, वेपराइजेबल है भी या नहीं है ना। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे? वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक बार पहले आया था बॉइलिंग पॉइंट, तब मैंने शायद आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए क्योंकि तब आपको वेपर प्रेशर की पहचान नहीं थी। ठीक है, वैसे एक्सप्लेन शायद मैंने कर दिया था लेकिन वहाँ पे शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं कौन सा चैप्टर था वो। तो अभी मैं बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर समझ में आ गया? वेपर प्रेशर, वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे इक्विलिब्रियम में आने के बाद, वो होगा वेपर प्रेशर। और वो वेपर प्रेशर जब हम उसको हीट करें किसी टेम्परेचर पे, वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो हो जाएगा उस टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम बोल लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे यदि हम बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यानी अलग अलग प्रेशर पे भी बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक या रूम प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम उस पे हम यदि बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे तो उसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे।
नेक्स्ट है एट 1 बार प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। 1 बार प्रेशर जब होगा तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट वेरीज लीनियरली विद एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके साथ लीनियरली वेरी करता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होगी, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कि जो लिक्विड की सरफेस है उस पर हमें इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना। फिर जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर लेंथ पे, उसकी परपेंडिकुलर लेंथ पे, जैसे ये यदि लिक्विड सरफेस है तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस टेंशन बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर, और डायमेंशन हो जाएगी इसकी kgs, ठीक है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स। कि सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है जो मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हैं उनके ऊपर। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एपरेटस कॉल्ड स्टेलेग्मोमीटर। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन किससे मेजर करते हैं, स्टेलेग्मोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, तो सरफेस टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस टेंशन। फिर है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैपिलरी ट्यूब आपने साइंस लैब में अपने देखी होगी, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, या फिर नहीं किया तो आप ग्रेजुएशन में करेंगे। बिल्कुल पतली सी, बहुत ही ज़्यादा पतली, बाल जितनी पतली एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसके अंदर जो लिक्विड ऊपर नीचे जाता है ना, वो कैपिलरी ट्यूब की वजह से ही जाता है, सॉरी सरफेस टेंशन की वजह से जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपने पढ़ा भी होगा, हनी में विस्कोसिटी होती है। हनी हमारे दिमाग में पहला ऑप्शन आता है जब भी हमें विस्कोसिटी पढ़नी होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। कि जो फ्लूइड है वो लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं, तो उसकी जो लेयर्स आपस में रेजिस्टेंस शो करते हैं, किसमें, फ्लो में, चलते टाइम जो रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। When there is a regular gradation of velocity in passing from one layer to the next, it is called laminar flow. जब ऐसे रेगुलर ग्रेडेशंस हो जाए, ग्रेड्स बन जाए, वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो, यानी अलग अलग चैम्बर जैसा बन जाए। ये लेयर इस स्पीड से फ्लो कर रही है, ये वाली इससे और ये वाली इससे, उसको क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। और यहाँ पे F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल्स टू नीटा ए डी वी बाई डी जेड, जहाँ F क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर्स। F क्या है कि उन लेयर्स के बीच में फ्लो होता रहे, उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स होता है F, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितने एरिया में कॉन्टैक्ट में आया हुआ है। डी वी बाई डी जेड क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता, कोई ख़ास बात नहीं है, मेरे हिसाब से कर ही लो तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर है नीटा इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट को अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्क्राइब किसी को भी करना होगा, देखो कैसे करेंगे। अनीटा को डिस्क्राइब करना है ना,
तो बाकी की जो यूनिट है ए डी वी बाई डी जेड इनको यूनिटी कर दो, यानी 1 1 कर दो, तो ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा ना। तो वही नीटा की डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे देखते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज यूनिट एरिया। विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है? फोर्स जब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए, एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या हो जाए? यूनिट एरिया। क्या हो जाए? वेलोसिटी भी यूनिट हो जाए, एरिया भी यूनिट हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए मतलब। सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? पोइज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा की सीजीएस यूनिट होती है पोइज। एसआई यूनिट होएगी एनएसएम, न्यूटन साइमन मीटर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।